Goa, a place of celebration where cultures from the east meets the west, a land where the sun, the sea and the sand create magic, where an enchanting brew of history filters down to an engaging culture, where creative minds dance to the flow of the shores like the dear sea, where, be it rain or shine, the energy on the streets never die, where there is a delicious platter for both your soul and your palate. And finally, Goa is the land where quality finds a natural expression, where aesthetics are defined. As Goa gears up for the 49th International Film Festival of India, here is your invite to be a part of a journey of celebrating the joy of cinema and filmmaking. I'm Rachna, I work with Bombay Times. Okay. The question is about your film. I've been told that you have involved a lot of classical musicians on this project. And it's as indie as it gets as a project also. And thirdly, I've been told that your child is also a part of this project. Yes. Could you just elaborate on all of these aspects? And being a busy singer, how did you just sort of make time to go out and shoot it in the interiors of Bengal? हाँ बहुत सारे इंडियन क्लासिकल मैं एकदम भूल गया था. I always wanted to do this actually because film is about Indian classical music और उसमें ज़रूरत है Indian classical musicians की. तो उस्ताद राशिद खान की वॉइस है इसमें, अनुष्का शंकर has played sitar, उस्ताद असद खान has played sitar in this film. So I think it's my liking towards Indian classical music and वो मुझे लगता है कि as music जो फिल्म को इमोट करेगा, आई थिंक हमारे पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई चूज दीज इंस्ट्रूमेंट्स, सो इट काइंड ऑफ वर्क. मुझे खुद भी साउंड बहुत अच्छा लगा. एंड देन तापस रॉय हैज प्लेड तोता एंड अदर स्ट्रोक्स. हमपू द प्लेड फ्लूट, जिनके फादर एक्चुअली पॉसिल पांचली में थीम बजाया था. सो इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक मेकिंग द म्यूजिक. सब लोगों का बहुत सारा पैशन और सिंपल चीज़ें जो मतलब कुछ प्रूव करने के लिए किसी ने भी नहीं बजाया इसमें. सब बहुत खुश होकर बजाया. फिर आई थिंक दैट मेड द फिल्म स्पेशल. दिस वाज द म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. अबाउट माय चाइल्ड, सो व्हाट हैपेंड, जो मेन कैरेक्टर है वो हमको नहीं मिल रहा था. सो शूटिंग हम लोगों ने चालू तो कर दिया शूटिंग, क्योंकि टाइम भी सेट था और सब कुछ रेडी था, पर मिल ही नहीं रहा था कोई हमको जो गाना भी उसको प्रॉपर्ली सेट करना है. एंड देन ही हैज टू बी लाइक रियली इनोसेंट आल्सो, नॉट टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, ताकि इट्स वेरी इजी टू वर्क विद दोज गाइज जो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है बाकी चीज़ों से, जिसको सिर्फ काम पे ध्यान होता है. तो श्रुदीप दा वंस टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू कास्ट योर सन. वो तो एकदम बहुत घुल मिल रहा है, क्योंकि वो हमेशा रहता था, हम लोग के साथ ही रहता था, वो खेलता रहता था वहाँ पे गाँव में. तो ही एक्चुअली गॉट मी यूज्ड टू, जितने सारे किड्स हैं वहाँ पे, और फिर पेड़ पे चढ़ने लगा और पॉन्ड में नहाने लगा, और वो ही वाज लाइक देयर. और मैं खुद भी गाँव से हूँ, तो इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी. पर मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हमेशा मुझे लगता था कि नहीं वो तो गड़बड़ करेगा. तो बट फाइनली हमको मिला ही नहीं. तो श्रीधर ने वापस मुझे बोला कि जस्ट गो फॉर इट, वो करेगा. तो वी शॉट हिम, और एक्चुअली बहुत अच्छा किया उसने. मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा किया उसने. वो पहली बार तो उसने रात में शूट किया, जो 10 बजे के बाद तो एकदम बत्ती गुजर गए थे उसको. कांट बी देयर, उसको बहुत नहीं लगता, पर डिड इट. और उसको रोना आता था बहुत. शॉट देने के बाद आके रोता था कि मुझे नहीं करना है ये. आई कुड अंडरस्टैंड, मुझे भी नहीं करना है बहुत सारी चीज़ें. बट वी डिड इट एंड ही वाज लाइक रियली ब्रेव एंड प्राउड. बहुत अच्छे से किया उसने, रियली प्राउड. Hi, Jati, one question for your fans in Toronto. Down here. Right here. One last question, yeah. Yes, all the way from Toronto have come here, missed your concert. Thank So you. one last question. There's so many fans here, love different songs of yours. Has there been a song that you have most enjoyed singing and expressing yourself in? हाँ, है ऐसे कुछ गाने हैं जो सुनाएंगे अभी हमारे को, उनमें से एक वो देखिए वहाँ पे माइक आ गया आपको.
I'm trying to remember. There are a couple of songs actually. I don't remember like specifically, but I can tell you the experience. It's a different experience when you perform a song. जो आपको सिर्फ ये याद रहता है कि ये अभी मेरा गाना बन चुका है. This is my story, and it has nothing to do with the director or producer because I've understood every aspect of their thoughts. And वो फिर simplify हो गया मेरे हिसाब से. और जब कभी-कभी होता है जब आप relate कर जाते हो और it becomes your story in a way. वो कुछ अलग ही story हो सकता है. But then you still connect to it, and then you deliver all your emotions dynamically and make a story out of it. और पूरा story कभी-कभी बनता है, कभी-कभी नहीं बनता है. कभी-कभी जब बन जाता है, तब immediately पता चलता है कि लोग पसंद आने वाले हैं. वो समझ में आ जाता है. और जब नहीं बनता है, तब तो हम लोग छोड़ देते हैं. Recently ये कब हुआ? ऐसा कुछ गाया है आपने recently जो आपको लगता है कि आप अपनी कहानी बता रहे हैं उसके थ्रू? बहुत rare होता है आजकल actually. This one song विशाल भारद्वाज जी ने कंपोज किया. वो कौन सी फिल्म थी उनकी अभी? पटाखा में एक गाना है. क्या है? गिटार है ना ये. आप शुरू करोगे अपना. नैना बंजारे. Thank you. Nana Banjare is one song that I felt really go into detail. अरिजीत है. ये मेरे पास लाइन ही गा सकता हूँ. गिटार है और वो माइक की प्लीज आपके लिए. तो ऐसे हुआ करके चला गया because I really don't remember it. The lyrics are here. Well, it's your choice. You want to do one more? Otherwise, whatever. That's it. अभी डायरेक्टर साहब हैं. मैं बिल्कुल ट्रस्ट मी, मैं सुबह गाता ही नहीं हूँ. I never sing in the morning. अच्छा, couple of lines, otherwise then we'll done with talking ना. Yeah. तो मैं एक ही गाना गाता हूँ और बाय Yeah, I think आपका फेवरेट हो. वो सही आदमी है वो. He should be your employee. ठीक है, all right. बहुत खराब साउंड करने वाला हूँ. How do you start it? Come on. Thank you. Wow.
to the public as well, so that they visit the archives and some donations, some acquisitions which happen. So come and visit, and your response. See, let me tell you that when I was growing up, I used to see film archive documentaries on the theatre itself. Before the film started, they always showed the. I think somewhere down the line, if these clips are small and 15 minutes or half an hour, these clips are like in a digital platform. If they are put up, I think that will be very good. That a lot of people really want to see it, but they can't find. Because obviously Film Archive has got certain films, and I think you have done 500 of them into digital, and still some of them are lying on the film, because you can't project this. So you have to find a way to show all of them, and I think digital platform is now a very good where you can push it. And I am telling you, there is a lot of hungry audience looking forward to watch these films. Last few years it was in Goa, and I think this year also some of the very, very good films have been shown in the World Panorama and in the competitive section. So undoubtedly that IFFI is one of the biggest festivals and learning ground for any upcoming filmmaker or even film lover. So, and also happening in Goa, it makes more sense. So for me, it is the place. Even the Film Bazaar is very, very successful for the last few years, where a lot of people have pitched, and a lot of films and scripts which came in Film Bazaar has actually happened and been showcased in the international market. So I think this IFFI we look forward, and for me it's almost like Sone Pe Suhaga, because my October is also being shown here in the Panorama, and it's so delightful to be here and be a part of Panorama and watch so many students also, young, who are just wanting and ready to make films. So you have a character Shefali. Yes, I'm also from Delhi and also in a background from Bengal. The character of Shefali, you relate with nature and again Delhi. How did you put the character of Shefali? See, Shefali in Bengali is called Shiuli. So I think a lot of Bengalis will understand, Indians will understand that, that Shefali or Parijat it is called in Hindi. That flower has got a significance. It only comes in the month of October, November, December, Jan. It's got a special fragrance. So I think Juhi actually related this metaphor with the story itself in October. And Delhi, there is a lot of Shefali. All the flowers that you see in October are shot in Delhi. And we have grown up with this flower, Shivli flower, October. So I think it's natural that it will come in a film. Sir, you have seen that October is not a love story, but you will fall in love with October. Can you just explain that? Because I don't think that that at the end of the day, when you watch and finish the film, did they actually fall in love? We don't know. I mean, I left it open, But yes, something happened between them, And at the end, when he takes the flower, the tree, with him, I think that's a kind of a redemption. That's a kind of a satisfaction that he may have her, and maybe like a flower, So I left it open, and I think that was, the beauty of the film, possibly, which I loved also myself when I was writing it with Juhi. So yes, I mean, this film has got it's evolved, and where it ends and where it goes, even I don't know where life takes you. But I think there are a lot of things in life that can be unconditional and without any, without expecting anything. There are many things that if human beings can do, then that will make this world a beautiful world. So what about the black box concept this time in IFFI? Do you think it is working for the newcomers or like students? Yes, of course. I mean, in my session also it was quite full, and there was a lot of young writers, even some elderly people who also wants to make the film in their life. They were also there. So no, these are all very good tools for newcomers. What about the regional films? Oh, this Bengali films, a lot of. I mean, I also grown up watching regional films, Malayali films. There's so many Bengali entries this year. Regional is the cinema actually. So Bollywood is not the benchmark for Indian films. It's the regional film also which are the benchmark for Indian cinema. Are you interested in any kind of Bergman movies that they are saying? I've seen all of them. I would anytime want,
Seven Seal, and I think it was shown. Now it's been shown. So I was itching to go, but I'm here. But I keep watching Bergman films. Can we give a big hand, ladies and gentlemen, for the jury chairperson, Rahul Rabil. And we like to please present a memento to Mr. Bonnie Kapoor. Mr. Rahul, could you please present to Bonnie Kapoor a memento as a token of love and appreciation from IFFI 2018. Not forgetting our heartthrob of Bollywood, Janhvi Kapoor, a memento from the DFF and Entertainment Society of Goa. And the most charming man out here, Mr. Romy Jaffrey, will be involving the two great artists in conversation for your pleasure. Ladies and gentlemen, Romy Jaffrey. Thank you very much, Rahul Rabil sir. इतनी बड़ी शख्सियत जब बोनी साहब और जानवी बैठे हों तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बातचीत की शुरुआत कहाँ से करूँ। कुछ किसी की दो लाइन याद आ रही है कि लोग तुमसे मिलके क्या ले जाएंगे, एक खूबसूरत सी अदा ले जाएंगे, दो घड़ी बैठेंगे साथ तुम्हारे और सदियों का नशा ले जाएंगे। दोबारा जब बोनी साहब हों, मतलब वैसे तो आप बात कर सकते हो, लेकिन जब इनसे कुछ सवालात करना हो, कुछ पूछना हो तो बहुत सोचना पड़ता है। चलो शेर दोबारा बोलिए, राहुल साहब ने सुना नहीं। लोग तुमसे मिलके क्या ले जाएंगे, एक खूबसूरत सी अदा ले जाएंगे, दो घड़ी बैठेंगे साथ तुम्हारे और जिंदगी भर का नशा ले जाएंगे। सर समझ लिया आपने कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक चीज़ अभी मेरे जहन में आ रही थी तो मैं शुरुआत में पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में एक चीज़ मैंने आज रात को से सोचना शुरू किया कि जो तिकड़ी आई है इंडस्ट्री में, मतलब तीन लोग एक फैमिली के, ये राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, है ना, B.R. चोपड़ा, यश चोपड़ा, धर्म चोपड़ा, बोनी कपूर, अनिल कपूर, संजय कपूर, इन सब में बहुत नाम कमाया, लेकिन बड़े भाई का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। सब कुछ करने में, सब संवारने में और खड़े रहने में बड़े भाई का सब जगह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं बड़ा भाई था, बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई रहूँगा। उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या आपने किस तरह से किया? जो बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है वो पूरी मैंने की और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी करते रहूँ। नहीं, अब तो बड़े भाई के साथ साथ आपको एक फादर होने के नाते और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। एक हीरो घर में है, एक स्टार हीरोइन है, एक फ्यूचर में बनने वाली स्टार भी है घर के अंदर। खैर अब आदत सी हो गई है कि हर चीज़ को संभालने की और हर चीज़ को प्रोजेक्ट करने की, हर चीज़ को सपोर्ट करने की। पहले भाई थे, आज भाई भी हैं, साथ साथ बच्चे भी हैं। ना सिर्फ मेरे, अनिल के भी बच्चे मेरे बच्चे हैं, संजय के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं तो यही दुआ करूँगा ऊपर वाले से, भगवान से, कि मुझे इतनी ताकत और शक्ति दे कि आई शुड कंटिन्यू इन द सेम स्पिरिट। क्या बात है, क्या बात है। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ पापा के बारे में, जो जिम्मेदारी नहीं हुई है वो भी वो अपने आप पे ले लेते हैं। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, सबका बिल्कुल। और आपको एक बात बताऊँ, आप गौर करेंगे क्योंकि हम यहाँ बहुत इन्फॉर्मल ढंग से बात कर रहे हैं, है ना, कि आप, मतलब सॉरी बोली साहब, लेकिन मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, आप अगर नोटिस करेंगे इस घर में सबके बाल घने, सिर्फ बोनी साहब के कम है, क्योंकि इन्होंने इतना स्ट्रेस लिया है। हम लोग देखते रहते हैं, बेटी से वैसे ऐसे करते रहते हैं, तो बोनी साहब तो सारे इंडस्ट्री का, खानदान का, दोस्तों का, सबका बोझ लेके बोनी साहब ने अपने बाल कुर्बान किए। उनके बालों के लिए तालियां। बालों के लिए नहीं, बालों की कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए। या मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसीलिए कल बोल रहा था कि मैं अरबियों की बड़ी इज्जत करता हूं। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, आप ट्रांसलेट जैसे सब टाइटल होते हैं, लोग सुन लेते हैं, समझ जाते हैं।
खैर अगर जानवी और बोनी साहब चाहें तो जवाब दे सकते हैं आप लोग को इंटरेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं अपनी जबान में ही बात करूँ। खैर और हम हिंदी, मैं आपके लिए और हमारे फॉरेन डेलीगेट्स के लिए उनका क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट भी करने की कोशिश करूंगा। आप पूरी कोशिश में करूंगा ताकि हर यहाँ पे मौजूद शख्स को समझ आए कि हम कितनी एक दूसरे के बारे में तारीफ कर रहे हैं। एक और चीज़ बोनी साहब कि आपने जो है गोल्डन एरा देखा है फिल्म इंडस्ट्री का, आपने वो जो बीच में दौर आया था एंग्री यंग मैन का, और आज का जब डिजिटल और मल्टीप्लेक्स का दौर है, आपने क्या फ़र्क महसूस किया है इस पूरी जर्नी में? रूमी साहब, मैंने इस इंडस्ट्री का तांबा ईरा देखा है, सिल्वर ईरा देखा है और गोल्डन ईरा भी देखा है और इस वक्त मैं डायमंड ईरा देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ ये डायमंड ईरा कंटिन्यू रहेगा। फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं है, फिल्में बन रही हैं, हर आदमी उतना ही सिंसियरली काम करता है। पहले कुछ चीज़ों में डिसिप्लिन कम था, सिस्टम्स वर नॉट इन प्लेस। हमारे यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें थी जो सही तरीके से नहीं होती थी प्रोफेशनली। अब जैसे इवन द मनी मैटर्स यूज्ड टू बी इन ग्रे एंड वाइट, ऑल दैट हैज स्टॉप्ड। Everything has become more transparent, even where production is concerned, where distribution is concerned, and 99% or 98% where exhibition is concerned. So this is one big change. पहले ये होता था कि फिल्म जब रिलीज होती थी, we used to release films in 50 or 60 theaters all over the country, and maybe 10-15 theaters across the world. The last film, that's Thugs of Hindustan, was released across 7,000 screens, 7,000 सिनेमा घर में लगे, जिसमें 5,000 हिंदुस्तान में थिएटर्स थे, 5,000 screens in the country, and about 2,000 screens overseas. Now this does not include China. This film is supposed to release in China too, and I'm sure there also they will have a release of almost 2,000 screens. So which means the time has come where the Indian films would be screened globally on almost 10,000 screens. क्या बात, इस तरह की तारीफ होना चाहिए। 10,000 स्क्रीन, ये डायमंड दौर, क्या बात है, मतलब तांबा दौर था, एक कॉपर इरा था, सिल्वर इरा था, गोल्डन इरा था, ये मैं समझता हूँ डायमंड इरा है। क्या बात। द बिजनेस हैज बिकम मोर स्ट्रीमलाइंड, एक्टर्स हैव बिकम मोर डिसिप्लिन्ड। हाँ, एक चीज़ कॉमन है, शॉर्टेज थी राइटर्स की उस जमाने में भी, शॉर्टेज है राइटर्स की आज भी। ये एक हैंडीकैप रहा है हमारी इंडस्ट्री का, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आ रही है, नए कॉन्सेप्ट लेके आ रही है, जैसे इस साल ही जो फिल्में चली हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द कंटेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टार कास्ट। सम मेजर स्टार कास्ट फिल्म्स हैव फेल्ड एंड अपकमिंग स्टार्स और न्यू कमर्स फिल्म्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। सो दिस ओनली स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द काइंड ऑफ change and the evolvement of the Indian audience. And I'm sure that would make this a diamond era, as you would like to hear. You know, you were talking about golden era. I mean, this is something which will take Indian cinema multi-folds ahead from where it was. In fact, it has already taken strides. And technically, हम किसी वेस्टर्न सिनेमा से कम नहीं हैं। आज हमारे कई ऐसे टेक्नीशियन हैं जो ऑस्कर जीत चुके हैं। रहमान साहब थे, रहमान साहब, रसूल पुगती, सबसे पहले भानु अथैया, और मैं समझता हूँ अभी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए और कितने लोग ऑस्कर तक पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने आप समझता हूँ आपको कि आप काम कर रही हैं आज, लेकिन आपने सिनेमा सब देखती हैं है ना, आपने गोल्डन ईरा, तांबा सब देखा है, तो आपको सिनेमा जो आपने देखा है पूरा, इसमें आपको एक यंग जनरेशन, जो आज की जनरेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा चेंज नज़र आता है पहले के और आज के और बीच के दौर में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो गोल्डन एरा की बात पापा कर रहे थे, जब मैं वो फिल्में देखती थी या देखती हूँ अभी भी, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी एक्टिंग, उनकी स्टोरी टेलिंग, वो उनके टाइम से कई ज़्यादा आगे थे, हमारे ज़माने से भी कई ज़्यादा आगे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी ट्रैप में फंस गए हैं, ये कमर्शियल ट्रैप में, लेकिन पहले जो आज़ादी थी स्टोरी टेलिंग में, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा थी। क्या बात है, क्या बात है, ताली हो जाए। मैं
इतनी सारी हीरोइन से पढ़ता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, इस बात पे इतना अच्छा आंसर आज तक किसी ने नहीं दिया, और इतनी ईमानदारी और इतनी बेबाकी से। वो कौन सी फिल्म है उस दौर की जो आप बात कर रही है, जो आपको बहुत पसंद है? बहुत सारी फिल्में थी, जैसे कि मैंने मोस्ट रिसेंटली मिस्टर एंड मिसेस 55 करके एक फिल्म है वो देखी थी, गुरुदत्त मधुबाला जी। और उन्होंने इतना प्यारा काम किया उस फिल्म में, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट उन्होंने छेड़ा है उस फिल्म में, फेमिनिज्म के बारे में बात हो रहा था, और जिस तरह की कैरेक्टर मधुबाला जी निभा रहे थे वो बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग किरदार था। और उनकी एक आंट भी थी फिल्म में, जी, और उनके नज़रिए से, उनके हिसाब से लड़कियों को कैसा बर्ताव करना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, तो वो बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव से उन्होंने दिखाया था। और फिर भी कोई भी चीज़ को मतलब मुद्दे की तरह नहीं प्रेजेंट किया था, कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जो भी फिल्म आते हैं, अगर फीमेल सेंट्रिक है या एक लड़की के किरदार के बारे में है, तो वो लोग अचानक से फीमेल ओरिएंटेड फिल्म या इसमें हीरो नहीं है तो बड़ा बात बना देते हैं। लेकिन तभी कितने सारे फिल्म्स थे, मदर इंडिया, चालबाज, सीता और गीता, सुजाता, बंदनी, ये सारे फिल्म तो मेन हीरो लड़की थी, औरत ही थी, और कभी उनको एक फीमेल ओरिएंटेड या फीमेल सेंट्रिक फिल्म का टैग नहीं मिला। अच्छी बात है।